Hello guys, what's up? Kya chal? This is CN Kunju Goenka, your tax mentor, and yes, yet another very important class for CMA final direct tax students जिनका एग्जामिनेशन अभी ड्यू है. आपने सारा आई होप आप मेरा रिवीजन सेशंस प्रैक्टिस सेशन सब वॉच कर रहे हैं. टुडेज सेशन इज बेसिकली ऑन असेसमेंट ऑफ नॉन कंपनीज. आज अपने टोटल इनकम के क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखेंगे. सीएमए इंस्टीट्यूट ने पास्ट टर्म पेपर्स में टोटल इनकम से क्या क्या सवाल पूछा है. आज कंपनी का टोटल इनकम के बारे में डिस्कशन नहीं होगा. आज अपने असेसमेंट ऑफ नॉन कंपनीज यानी कि इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म इन सब के असेसमेंट कैसे होते हैं यानी कि टोटल इनकम कंप्यूट कैसे किया जाता है. सीए इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल को भी एक बार अपने टटोलेंगे और वहाँ से भी जो एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो भी एक बार अपने आज के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे गाइस. ठीक है. तो देखो ये प्रैक्टिस सेशन का ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि सर आपके सीएमए फाइनल के मैट में थोड़े से लिमिटेड क्वेश्चंस है जो कि होना चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड, बट ठीक है हम उसको भी कवर कर रहे हैं बाई सॉल्विंग ऑल दी पास्ट टर्म पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर्स, सी इंस्टीट्यूट मटेरियल के क्वेश्चंस प्लस जितने भी लिमिटेड क्वेश्चंस आपके सीएमए के मैट में वो भी अपने सॉल्व कर रहे हैं. तो ये बुक अभी मेरे सामने जो है ये आपका सेवियर बुक है. तो चलिए मैं आपको आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं. अपने पहला सवाल आज के दिन का वो है दिसंबर 24 अटेम्प्ट का सवाल है. ठीक है. पास्ट टर्म पेपर दिसंबर 24 अटेम्प्ट का सवाल है और ये आपके सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में दिसंबर 24 में पूछा गया था सर. स्टार्ट करते हैं. आनंद एन इंडियन सिटीजन एज 52 ईयर्स गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च. ईयर एंडेड आपको आनंद का जो है इंफॉर्मेशन दिया है. कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ आनंद बोथ एज पर डिफॉल्ट रेजिम एंड नॉर्मल प्रोविजन. ये थोड़ा ध्यान से है कि डिफॉल्ट रेजिम के हिसाब से आनंद की इनकम क्या होगी और नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से आनंद की इनकम क्या होगी. आपको दोनों इनकम कैलकुलेट करके बताना है. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपके ऊपर है. आप चाहे तो पहले नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से इनकम निकाल लो, उसमें जो डिडक्शंस आपको नहीं अलाउड है डिफॉल्ट रेजिम में वो सारे डिडक्शंस जो आपने नॉर्मल प्रोविजन में लिए उसको आप एड बैक कर दो. या फिर आप पहले डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से जो विदाउट लिमिटेड डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस जो कि आपको इनकम निकालना है वो आप निकाल लो. उसके बाद आप एडिशनली जो आपको नॉर्मल प्रोविजंस में डिडक्शन अलाउड है वो आप माइनस कर सकते हो. तो इट्स टोटली अपॉन यू कि आपको किस तरीके से अपना प्रोसीजर फॉलो करना है. तो चलो, इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एज पर पीएल अकाउंट इज 10,60,000 यानी कि आपका इनकम है एज पर द पीएल अकाउंट यानी कि नेट प्रॉफिट. डेप्रीसिएशन ऑफ द बुक्स इज दिस मच, तो ये आप क्या कर दोगे, ऐड बैक कर दोगे इन कंप्यूटिंग योर पीजीबीपी इनकम. Depreciation as per Income Tax Act is 77,000 which includes additional depreciation of 11,000. ठीक है. एडिशनल डेप्रीसिएशन कितना, 11,000 का. तो यहाँ पर आपका जो इनकम टैक्स का डेप्रीसिएशन होगा एक्स पर सेक्शन 32 वो हो जाएगा 77,000 माइनस 11,000. थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये जो 11,000 का आपको डिडक्शन है ये आपको 115 बीएससी यानी कि न्यू रेजिम में आपको नहीं मिलेगा सर. ये आपको न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा, ये आपको ओल्ड रेजिम में ही मिलेगा. स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की लॉस है तो ये तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ विद इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस. पीपीएफ इन्वेस्टमेंट है ये एटीसी में अलाउ है. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ एंड स्पाउस ये 80 डी में अलाउड है. बट मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 25,000 मिलेगा सर. ठीक है. बट ध्यान रखें ये 115 बीएससी में जो है ये आपको नहीं मिलेगा, 115 बीएससी में ये भी आपको नहीं मिलेगा सर क्योंकि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से 115 बीएससी में अपन को नहीं मिलता है. स्टार्ट करते अपने पहले टोटल इनकम एज पर द डिफॉल्ट टैक्स रजीम. तो इनकम एज पर द नेट प्रॉफिट इज 10,60,000. अच्छा, इनकम टैक्स का डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स आपको एड बैक करना पड़ेगा प्लस 56,000. तो 1060 और 56,000 एड बैक करने के बाद आपका आ गया 11,16,000. तो आप एड डेप्रीसिएशन कर दिए. इसके बाद आपको क्योंकि आप डिफॉल्ट टैक्स रजीम में हो तो आप 11,000 का डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हैं क्योंकि एडिशनल डेप्रीसिएशन है. तो बैलेंस डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगा, 77,000 माइनस 11,000. ठीक है. ये हो जाएगा आपका 66,000. ये हो जाएगा आपका 66,000. तो लेस क्या करेंगे आप, डेप्रीसिएशन एज पर आईटी एक्ट एक्सक्लूडिंग द एडिशनल डेप्रीसिएशन विच इज नॉट अलाउबल अंडर द न्यू रेजिम. तो अब 66,000 लेस कर देंगे क्योंकि 11,000 जो है वो ऑलरेडी टोटल डेप्रीसिएशन के एज पर इनकम टैक्स एक्ट के फिगर में इंक्लूडेड है, वो आपको लेस करना पड़ेगा. तो 77,000 माइनस 11,000 66,000 ये आपकी डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट है.
आप इसको लेस करेंगे, 11,16,000 माइनस 66,000, आपका नेट इनकम बचेगा 10,50,000। अब ये जो आपका नेट इनकम 10,50,000 बचेगा, अब क्या आप स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं? द आंसर इज नो, बट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा लेस लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस नॉट एलिजिबल टू बी सेट ऑफ। पीजीबीपी इनकम आपका आ जाएगा 10,50,000। उसके बाद चैप्टर 6 का डिडक्शन आपको जीरो अलाउ किया जाएगा, आपको यह लिखना पड़ेगा नॉट अलाउड अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। फिर आप टोटल इनकम लिखेंगे 10,50,000। एज यू ऑल नो कि अब आपका टैक्स रेट जो है 23 जुलाई 24 फाइनेंस एक्ट 24 के बाद से आपका जो टैक्स स्लैब है वो चेंज हो गया है सॉरी, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। तो यहाँ क्या हो गया है सर अपना, अप टू 3 लाख जीरो होगा, नेक्स्ट 4 लाख पे 5% यानी कि 20,000, तो 7 लाख तक हो गया। 7 लाख से 10 लाख के बीच में जो 3 लाख का फिगर है वो 3 लाख पे आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं 10%, तो 30,000 हो गया। तो 10 लाख हो गया, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 50,000 बचता है, 50,000 पे आपका 15% टैक्स रेट है विच इज 7,500। टोटल मिला के आपका जो टैक्स आएगा वो आएगा 57,500, उस पर आपको 4% सेस 2,300 ऐड करके आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा, पेबल आ जाएगा 59,800। ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं आपको पूछूं कि आपको नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से निकालना है तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन को भी अलाउ करेंगे, आप चैप्टर 6 से के डिडक्शंस को भी अलाउ करेंगे सर। तो डेफिनेटली अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप टोटल इनकम से ही स्टार्ट करोगे, जो टोटल इनकम आपके रेगुलर प्रोविजन से आए हैं, टोटल इनकम एज पर रेगुलर प्रोविजन, यहाँ से आप क्या करोगे, आप जो एडिशनल डिडक्शन लेना वो ले लेंगे, दैट इज 11,000। आपने यहाँ पे एडिशनल डिप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं लिया, अब यहाँ पर आप लेस करोगे एडिशनल डिप्रिसिएशन, तो आपकी पीजीबीपी इनकम आ जाएगी 10,39,000। ठीक है, यही आपका जीटीआई है। और फिर आप चैप्टर 6 से का डिडक्शन लोगे, एटीसी में 1.5 लाख और एटीडी में 25,000 का लिमिट है, तो 150 और 25 हो गया, टोटल 175। तो 1039 और 175 का जो डिफरेंस है वो है 8,64। ये आपका न्यू रेजिम में ओल्ड रेजिम के हिसाब से इनकम है। तो 864 में अप टू 2,50,000 जीरो, नेक्स्ट 2,50,000 12,500, तो 5 लाख हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा, 3,64,000। 3,64,000 पे आपको निकालना है 20%। ठीक है, तो 3,64,000 पे 20% विच गिव्स यू 72,800। तो टोटल आपका टैक्स कितना आ रहा है, 72,800 और 12,500। तो टोटल टैक्स जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 85,300। इस पे आपको 4% सेस ऐड करना पड़ेगा विच इज़ 3,412, आपका आ जाएगा 88,712, और आपका फाइनल जो टैक्स पेबल है वो होगा 88,710। तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आनंद टू पे टैक्स एज पर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। उसके लिए बेनिफिशियल है कि वो टैक्स डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से के हिसाब से पे करे, वो उसके लिए ज़्यादा क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा सर। डन। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट योर इनकम टैक्स लाइबिलिटी, दोनों रेजिम में, ओल्ड रेजिम में एज वेल एज द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो यहाँ पर लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इट इज़ बेनिफिशियल टू आनंद टू पे एज पर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, क्यों सर, क्योंकि उसका जो टैक्स लाइबिलिटी है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में कम है सर। तो डेफिनेटली वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जाएगा, और यही आपको एग्जाम में पूछा गया था। दिसंबर 24 के बाद नेक्स्ट अपन दिसंबर 24 का जो मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आया था, आइए वो भी सॉल्व करते हैं। Mr. Avinash, a resident age 45 years, is a salaried employee with the company. He received the following components of his salary. देखो सैलरी आपसे टेस्ट कर लिया गया फाइनल लेवल पे। His following components of his salary increments during the year is this much. तो बेसिक सैलरी हो गया आपका, डीएनएस अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, ये 4 कंपोनेंट है सैलरी के। ही कंट्रीब्यूटेड 18,000 टुवर्ड्स पेंशन फंड ऑफ LIC, ये हो गया 80CCC। He also paid 2 lakh by cross check for medical premium to ensure the health of his mother, ये हो गया आपका 80D, aged 60 years, who is not dependent on him। ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स के लिए डिपेंडेंसी, ज़रूरी नहीं है। पेरेंट्स के लिए आप अगर मेडिक्लेम पे कर रहे हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर हमने मेडिकल के लिए बात किया था, अदर देन कैश होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस चेक भी चलेगा। और यहाँ पर ये 63 ईयर्स का है, तो मदर के केस में आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है बिकॉज शी इज़ अ सीनियर सिटीजन रेजिडेंट। एंड
ये जो पेमेंट किया गया है ये लमसम पेमेंट है 5 ईयर्स का, तो यहाँ पे आपको अमोटाइज करना पड़ेगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 5, विच इज़ कमिंग टू हाउ मच, विच इज़ कमिंग टू 40,000। 2 लाख डिवाइडेड बाई 5, 2 लाख का आपका टोटल पेमेंट है, आपको अमोटाइज करना पड़ेगा 5 ईयर्स में, इंक्लूडिंग द करेंट ईयर। He also delivered guest lecture in a reputed university in country A during the year. वो guest lecture भी deliver किया in a reputed university. He received 8 lakh from such university after deduction of tax of 2 lakh in country A. तो बेसिकली क्या हो रहा है सर, ये वाला जो कंपोनेंट है इनकम का, ये उसका फॉरेन इनकम है, ध्यान देना, ये उसका क्या है, फॉरेन इनकम है, उसको 8 लाख रिसीव हो रहा है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑफ 2 लाख। तो टोटल इसका ग्रॉस इनकम कितना हुआ, टोटल इसका ग्रॉस इनकम कितना बताओ, इसका ग्रॉस इनकम हो गया आपका 10 लाख रुपीज़, यानी कि इसका नेट इनकम रिसीव्ड है 8 लाख, बट इसमें टैक्स कटा है 2 लाख का, तो इसका ग्रॉस इनकम हो गया कितना, 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो इसकी ग्रॉस इनकम आपकी 10 लाख रुपीज़ है। अब ये जो 10 लाख रुपीज़ है फॉरेन इनकम है, ठीक है, ये इसका फॉरेन इनकम है। क्यों, क्योंकि ये 8 लाख उसे मिला है फ्रॉम सच यूनिवर्सिटी, जो है ये बेसिकली कंट्री ए में, तो बेसिकली ये उसका इनकम अक्रू हो रहा है इंडिया के बाहर, तो ये बेसिकली ये फॉरेन इनकम है, तो बट ये एक इंडिया का रेसिडेंट है, तो ये इनकम भी उसके हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। डेफिनेटली इंडिया डज नॉट हैव एनी DTAA विद द अंडर सेक्शन 90 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विद दिस कंट्री, तो यहाँ पर एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 91 का रिलीफ इनको मिल जाएगा, सेक्शन 91 का यूनिलैटरल रिलीफ इनको यहाँ पर मिल जाएगा एज पर द फॉर्मूला एवरेज रेट ऑफ इंडियन टैक्स और फॉरेन टैक्स रेट विच एवर इज लोअर इनटू डबली टैक्स्ड इनकम, उतना रिलीफ इनको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो डबली टैक्स्ड इनकम होगा वो 10 लाख होगा, तो 10 लाख के ऊपर जो इफेक्टिव लोअर रेट ऑफ टैक्स होगा, इंडियन रेट और फॉरेन रेट विच एवर इज लोअर, उसमें इनको रिलीफ मिल जाएगा। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अविनाश, ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, यानी कि वो ओल्ड प्रोविजन में है, वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से निकल चुका है। तो चलो अब आपको पहले सबसे पहले इंडियन इनकम टैक्सेबल इनकम निकालना है। तो बेसिक सैलरी था 60,000 इंटू 12, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, देन DA 12%, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया 86,400, ठीक है, टिक लगाते जा रहे अपने। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कोई एग्जाम्पशन नहीं है, 10,000 पर मंथ, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर टैक्सेबल हो गया। नेक्स्ट आपका मेडिकल अलाउंस में भी कोई एग्जाम्पशन नहीं है, 5,000 इंटू 12, ये भी आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। अब ग्रॉस सैलरी निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रीब्यूटेड 80, तो यहाँ पे कोई भी इनकम वाला बात नहीं है, अब सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। थोड़ा ध्यान से, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 मिलता है, बट यहाँ पे आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से निकल गए हो तो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 होगी, और यहाँ पर आपका जो नेट सैलरी इनकम टैक्सेबल होगा वो होगा 9,36,400। सिमिलरली गाइज यहाँ पर आपका फॉरेन इनकम आता है, बट उसके पहले आप देखो ये आपका नेट सैलरी इनकम है, आपको अदर सोर्सेज इनकम जो है, जो कि आपने बेसिकली गेस्ट लेक्चर की तरह ना यूनिवर्सिटी कंट्री ए, तो ये आपका फॉरेन इनकम हो गया, और फॉरेन इनकम आपका 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख कैसे हुआ, 8 लाख जो रिसीव हुआ प्लस 2 लाख जो TDS कटा आपका, तो TDS जो कटा है वो भी आपका इनकम है एज पर सेक्शन 199, तो 10 लाख आपका टोटल अदर सोर्सेज इनकम है। तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई, 9,36,400 प्लस 10 लाख विच इज 90,36,400। इसके अगेंस्ट में आप चैप्टर 6A का डिडक्शन क्लेम करेंगे, और चैप्टर 6A में आप क्या क्लेम करोगे, 18,000 का आप पेंशन फंड क्लेम करोगे, 80CCC 80,000, तो आपने 18,000 का क्लेम कर लिया। फिर 80D में आप 2 लाख डिवाइड बाई 5 यानी कि 40,000 है, इसका मैक्सिमम लिमिट 50,000 है, तो 40,000 का डिडक्शन आप यहाँ पे 80D में क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। तो टोटल डिडक्शन कितना है 58, तो 19,36,400 माइनस 58, तो आपको जो टैक्सेबल इनकम आएगा वो आ जाएगा 18,78,400, जो आपका टैक्सेबल इनकम आ जाएगा वो आ जाएगा 18,78,400। ठीक है, तो सर अगर ये आपका टोटल इनकम 18,78,400 है, तो बताइए ओल्ड रेजिम के हिसाब से आपका टैक्स लायबिलिटी क्या आएगा। तो सिंपल है, अब यहाँ पर आपको पहले टैक्स निकालना है पूरे के पूरे 18,78,400 पे, तो अपने को पता है 10 लाख तक पे, तो अपने को पता है गाइज 1,12,500 होता है। उसके बाद जो आपका रिमेनिंग है 878,400, इस पर अपन को 30% टैक्स निकालना पड़ेगा, सिंपल। तो 878,400 का 30% ये होता है 263,520, इस पे आप 112,500 जोड़ दीजिए, तो आपका आएगा 3,76,020 रुपीज़, 3,76,020 रुपीज़। इस पे आपको 4% ऐड करना है, इसका 4% कितना हुआ 150
41, तो आपका फाइनल टैक्स कितना आ रहा है 3,91,061। अब ध्यान रखें इसमें, इस इनकम में आपका डबल टैक्स इनकम, यानी कि जो 10 लाख की इनकम है, जो 10 लाख की इनकम है उसकी भी यहाँ पर जो है इंक्लूजन है और उसका भी टैक्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको रिलीफ लेना पड़ेगा सर, आपको रिलीफ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने रिलीफ कैसे लेंगे, आपका इंडियन टैक्स रेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टैक्स आ रहा है टोटल 376,020, थोड़ा ध्यान देंगे आप, ठीक है। आप 376,020 ये आपका टैक्स आ रहा है, इसके ऊपर आपने सेस ऐड किया 391,061, तो ये कितने इनकम पर आया, ये आया 1878,400 पे। तो इसका आप एवरेज निकालेंगे, 391,061 डिवाइडेड बाई 1878,400, ये आपका एवरेज रेट ऑफ इंडियन टैक्स आ रहा है 20.82%। लेकिन आपने देखो, आपने फॉरेन इनकम कमाया था 2 लाख, आपका टीडीएस कटा, आपको मिला रिसीव 8 लाख, ठीक है। तो आपका टोटल इनकम है 10 लाख और आपका 2 लाख टीडीएस कट गया, तो अल्टीमेटली आपका 20% क्या हो गया, टैक्स डिडक्शन रेट हो गया। 10 लाख पे आपका 2 लाख टीडीएस कटा, यानी कि 20% कटा और आपको 8 लाख रिसीव हुआ, तो 20% इज योर फॉरेन रेट ऑफ टैक्स। 20% क्या आपका फॉरेन रेट है, विच ईयर इज लोअर 20%। तो ये जो 20% है आप डबली टैक्स्ड इनकम पर आपको अप्लाई करना है। डबली टैक्स्ड इनकम क्या है 10 लाख, तो 10 लाख के ऊपर 20% जो है, दिस इज माई रिलीफ अंडर सेक्शन 91। तो आपको ये 391,061 जो आपका इंडियन रेट ऑफ इंडियन टैक्स लाइबिलिटी आया है, जिसमें डबल टैक्सेशन इंक्लूडेड है, आप यहाँ से रिलीफ क्लेम करोगे 2 लाख रुपीज़ का, और आपका जो नेट लाइबिलिटी आएगा 391,061 माइनस 2 लाख विल गिव यू 191,061, और आपका फाइनली जो टैक्स पेबल राउंड ऑफ हो जाएगा वो होगा 191,060, ठीक है सर। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें DTAA भी टेस्ट किया गया है, डिडक्शन भी टेस्ट किया गया है, टैक्स रेट भी टेस्ट किया गया है, ऐसा इंस्टीट्यूट बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, और ये सिंपल लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एक बार भी करके गए हो एग्जाम में तो आप इसको अच्छे से जो है, जो एग्जाम के पहले तो आप अच्छे से एग्जाम में इसको कर पाओगे सर, ठीक है। तो ये था मेरा MTP December 24। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, PTP जून 24 पास्ट टर्म पेपर से एक सवाल आया था। आइए एक बार अपन इसको गो थ्रू करते हैं, आइए अपन इसको एक बार गो थ्रू करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। अमर एज 35 owns 2 residential properties of which one is used for own residential purpose। दो घर है, एक जो है वो ओन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, जैसे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एंड द अदर इज लेट आउट फॉर अ मंथली रेंट, वो है लेट आउट प्रॉपर्टी। ही बॉट दिस हाउसेज बाय टेकिंग हाउसिंग लोन फ्रॉम SBI। During the current year, he paid interest on loan amounting to 2.5 lakh each for both the houses, and the total principal repayment was 2 lakh। तो ये ATC में अलाउबल है, और 2.5 लाख जो है ये टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन ईच प्रॉपर्टी के लिए है। लेट आउट प्रॉपर्टी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख से ज़्यादा का डिडक्शन नहीं मिल सकता, वो भी 115 BAC में गया तो वो भी नहीं मिलेगा। He is doing business by name of Mercury Traders in which computed income is 11 lakh 80। आपको इनकम बताना है एज पर 115 BAC as well as regular provisions। Also suggest which one should be opted। देखो सेम क्वेश्चन December 24 में भी रिपीट हुआ। तो देखो सबसे पहले अपने हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालो, लेट आउट वाला बहुत ईजी है, 50,000 पर मंथ है तो वो 6 लाख हो जाएगा। उसके अगेंस्ट में कोई म्यूनिसिपल टैक्स पेड दिया हुआ नहीं है, तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन सीधा 30% लगा दो 1 लाख 80, तो आपका 1 लाख 80 आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट पूरा का पूरा 2.5 लाख आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है। तो 6 lakhs minus 1.8 minus 2.5, this will give you 1,70,000, that is income from let out property, that is income from let out property, ठीक है। इसके बाद देखो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसकी एनुअल वैल्यू तो 0 होगी, बट उसका जो डिडक्शन होगा इंटरेस्ट का वो 2 लाख से ज़्यादा का नहीं हो सकता। उसका जो डिडक्शन है इंटरेस्ट का वो 2 लाख से ज़्यादा का नहीं हो सकता, तो इसका मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख है। तो अपने 2 लाख का लॉस और इनकम 1.7 लाख का, तो आपका फाइनली इनकम कितना है हाउस प्रॉपर्टी का 1,70,000 का इनकम, और लॉस आपका 2 लाख का, तो 30,000 जो है वो आपका बेसिकली क्या हो गया, आपका सेट ऑफ आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस इनकम। तो इन दिस सिचुएशन आपकी बिजनेस इनकम कितनी आ रही है, 11,80,000 की आपकी बिजनेस इनकम आ रही है।
सर अगर 115 बीएससी का बात करो तो एचपी लॉस बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में गए, ठीक है। तो पहले अपन रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से बात करते हैं, तो ये 11,80,000 हाउस प्रॉपर्टी लॉस और बिजनेस इनकम 11.8 है। तो अब अपना और कोई हेड बचा नहीं है, तो अपने जीटीआई निकाल सकते हैं। जीटीआई निकालते समय सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो 1180 और 30,000 क्या ना बिजनेस लॉस बी सेट ऑफ, आई बेग योर पार्डन, क्या ना हाउस प्रॉपर्टी लॉस बी सेट ऑफ विद इनकम फ्रॉम बिजनेस? द आंसर इज यस। आप 30,000 का लॉस और पीजीबीपी 11,80,000 को आप क्या करेंगे, सेट ऑफ कर देंगे। तो आपका नेट इनकम कितना आ रहा है, 11,50,000 आ रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, चैप्टर 6 से क्लेम करना है। टोटल प्रिंसिपल रिपेमेंट कितना है, 2 लाख का, बट आपको 1.5 लाख से ज़्यादा का नहीं मिल सकता। तो 11,50,000 माइनस 150 हो गया 10 लाख। अब इस 10 लाख पे डायरेक्ट आपका टैक्स आएगा 1,12,500, उस पर 4% सेस हो जाएगा 4,500। टोटल टैक्स आ गया आपका इंक्लूडिंग सेस, दैट इज 1,17,000। अब यही चीज़ अगर आप 115 बी ए सी में करते हो, तो 115 बी ए सी में क्या है सर, आपको ये जो लॉस का है वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, प्लस आपको इंटरेस्ट और लोन का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो गाइज आपका 1.7 लाख तो वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से आपको ये जो 2 लाख का लॉस आ रहा नहीं आएगा, तो आपका इनकम पूरा 1,70,000 रहेगा। बिजनेस इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, बिजनेस इनकम सेम वैसे ही 11,80,000। तो यहाँ पर आपका कोई लॉस ही नहीं है उस प्रॉपर्टी से, तो सर नो सेट ऑफ का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं बात करते हैं। टोटल इनकम एज पर 115 बेसी हो गया आपका 1,70,000 प्लस 11,80,000 13,50,000। टैक्स रेट्स जो चेंज हो गया है उसको ध्यान रखिएगा। अप टू 3,00,000, नेक्स्ट 4 लाख पे 5% होगा, दैट इज 20,000। तो 7 लाख तक हो गया, फिर नेक्स्ट 3 लाख पे क्या हो जाएगा, 10%, यानी कि 30,000, तो 10 लाख तक का हो गया। फिर 2 लाख पे 15%, तो 12 लाख तक का हो गया 30,000। अब रिमेनिंग जो 1.5 लाख बचा है उसका 20%, ठीक है। तो 1,50,000 का 20%, दिस गिव्स यू अगेन 30,000। तो आपका टोटल टैक्स आ रहा है 20 प्लस 30 50 प्लस 30 80 प्लस 10 1,10,000। इस 1,10,000 पे आप 4% सेस अप्लाई करेंगे, दैट इज 4,400। टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सेस आपका आ जाएगा 1,14,400। तो बताइए, आपका नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स तो ज़्यादा आ रहा है, बट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आपका टैक्स कम आ रहा है। दैट इज वाई इट इज एडवाइजेबल दैट द टैक्स पेबल इज लोअर इन द न्यू रेजिम, hence the SSC अमर शुड ऑप्ट ऑफ सेक्शन 115 BC। वो 115 BC में ऑप्ट करेगा। बट पुराने टैक्स रेट्स के हिसाब से उल्टा आ रहा था आंसर, बट नए टैक्स रेट्स के हिसाब से जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वही मैं आपको करवा रहा हूँ सर। आशा करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चंस जो है अच्छे से समझ में आ रहा है और बहुत अच्छे से प्रोविजन जो है अब अच्छे से इसको पढ़ के रखोगे गाइस। जून 24 के पहले स्ट्रेट अवे जून 23 में आ जाते हैं, ठीक है। दिसंबर 23 में यहाँ से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था। दिसंबर 23 में असेसमेंट ऑफ कंपनीज पूछा गया था, हार्डकोर कंपनी का असेसमेंट। यहाँ पे या तो इंडिविजुअल का हो रहा है, या तो फर्म का हो रहा है, या तो पार्टनरशिप फर्म का हो रहा है, तो एलएलपी सबका हो रहा है। बात करते हैं मिस्टर चतुर्वेदी जी का। एजेड 45 है और इनका प्रीवियस ईयर में ये सारा डिटेल दिया है। आपको निकालना था कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ चतुर्वेदी under both the provision, regular provision भी as well as under 115 BC, and suggest which one should be opted for the assessment। देखो रिपीटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आ रहा है सर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो तुमको रेगुलर प्रोविजन सोचना है, और उसके बाद जब तुम 115 BC निकालोगे तब वो सारा एड बैक कर लेना। या तो अगर पहले रेगुलर 115 BC निकालना है तो कुछ भी मत दो जो अलाउड नहीं है, और उसके बाद दे देना, लेस करने दे देना। तो एज पर योर विश आप अपना क्वेश्चन का आंसर उसी तरीके से दे सकते हो। सैलरी इनकम बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन ये आ रहा है 8,20,000। अब इसमें मैं बहुत सारा चेंजेस करूंगा, क्योंकि पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले तो न्यू रेजिम में मिलता ही नहीं था, फिर मिलने लगा तो 50 मिला, अब मिल रहा है तो 75 मिल रहा है। तो इसके आंसर में कुछ चेंजेस आएंगे, तो मैं चेंज्ड आंसर ही अच्छे से कराऊंगा आपको। पहले एक बार रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से सोचो, तो 8,20,000 आपका रेगुलर सैलरी इनकम है, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन देना मत भूलना, 50,000 का आप स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिए, ठीक है, ये हो गया डन। सेल्फ ऑक्यूपाइड इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन टू एसबी, हम ओल्ड रेजिम का बात कर रहे हैं, 2,20,000, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 2 लाख। तो यहाँ पे आप माइनस 2 लाख भी कर दिए। हाउस प्रॉपर्टी लॉस क्या सैलरी इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है, यस। इंटरेस्ट ऑन एफडी विथ बैंक एज वेल एज सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, टोटल मिला के आपका अदर सोर्सेज का इनकम क्या हो जाएगा, 1,10,000 प्लस 20 1,30,000, ये आपका अदर सोर्सेज का इनकम आ जाएगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन ये हो गया आपका 80C, तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1.5 लाख मिलेगा। हाउसिंग लोन प्रिंसिपल 80,000, तो टोटल हो गया आपका 2 लाख, जिसको आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे किस में, 1.5 लाख में। तो 80C आपका बेसिकली
आपका ओवरऑल डिडक्शन कितना हो जाएगा 1.5 लाख का। ध्यान रखें सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट जो इनकम आ रहा है वो आपका 20,000 दिखा रहा है, बट आपको मैक्सिमम डिडक्शन 80 टीटीए में 10,000 तक का मिल सकता है। तो अब यहाँ पे 80 टीटीए का 10,000 तक का डिडक्शन ले लिए। टीटीबी अलाउड नहीं है क्योंकि टीटीबी खाली सीनियर सिटीजन्स को अलाउड है। आप एज 45 हो तो आपको टीटीबी अलाउड नहीं है सर। तो यहाँ पर आपको खाली सेविंग्स बैंक अकाउंट का डिडक्शन मिलेगा, एफडी का डिडक्शन नहीं मिलेगा सर। तो आपने 10,000 ही क्लेम किया। तो फाइनली आपका इनकम आ रहा है 5,40,000। ठीक है, 5,40,000 आपका इनकम आ रहा है। इस पर आप टैक्स निकाल लो अप टू 2,50,000, नेक्स्ट 2,50,000 12,500, तो 40,000 पे सीधा 20% 8,000। तो 12,500 प्लस 8,000 20,500, उस पर 4% से फाइनल आंसर आ रहा है आपका 21,320। फाइनल आंसर आ रहा है आपका 21,320। अब अपने बात करते हैं सेक्शन 115 बीएसई का। अब अपने बात करते हैं डिफॉल्ट टैक्स रजीम का। कुछ नहीं है डिफॉल्ट टैक्स रजीम में, 820 जो है उसमें आपको 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जो पहले कुछ नहीं मिलता था। आपको यहाँ पर इंटरेस्ट लोन का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अदर सोर्स फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा 1,10,000 प्लस 2130, प्लस आपको चैप्टर 6 के कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होंगे। तो सिंपल है, 820 में से आप 75,000 डिडक्शन माइनस कर दिए, प्लस आप 130 ऐड कर दिए, तो आपका आंसर आएगा 8,75,000। आपका आंसर आएगा 8,75,000। तो 8,75,000 के हिसाब से अब आप टैक्स निकालो एज पर न्यू रेजीम। तो इजी है सर, 8,75,000 के हिसाब से अप टू 3 लाख नील, नेक्स्ट 4 लाख पे 5%, यानी कि 4 लाख पे 5% हो गया 20,000। ठीक है, 20,000 हो गया आपका 0 प्लस 20,000 7 लाख हो गया। अब 175 पे आपको 10% निकालना है, विच इज़ हाउ मच 17,500। तो टोटल टैक्स कितना आ रहा है 20,000 और 17,500, तो 37,500 आपका टोटल टैक्स आ रहा है। उस पर आप 4% सेस ऐड कर दीजिए। तो 37,500 पे 4% सेस ऐड करेंगे तो 1,500 ऐड कर दीजिए। फाइनली आपका जो टैक्स आना चाहिए वो आना चाहिए आपका 39,000। फाइनली जो आपका टैक्स आना चाहिए वो आना चाहिए आपका 39,000। तो 37,500 प्लस 1,500। डन गाइस, तो ये आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी है अगर आप सेक्शन 115 बीएसई में ऑप्ट करते हो तो। नेक्स्ट, जून 23 ओल्ड सिलेबस में देखिए, द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एसएम एंटरप्राइजेस अ पार्टनरशिप फर्म। थोड़ा ध्यान देंगे, पार्टनरशिप फर्म आते ही अपने को एक बार ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में भी सोचना चाहिए। एक बार देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एसएम एंटरप्राइजेस अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द फाइनेंशियल ईयर अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज 18.4 लाख। ठीक है, तो ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से जो आपका टोटल इनकम आ रहा है, सॉरी जो आपका टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है वो आ रहा है आपका 18.4 लाख। और न्यू प्रोविजन के सॉरी, और आपका ये हो गया रेगुलर। और एएमटी के हिसाब से जो आपका टैक्स आ रहा है वो है आपका 18 लाख। एएमटी के हिसाब से जो आपका टैक्स आ रहा है वो है आपका 18 लाख। इट हैज़ ब्रॉट फॉरवर्ड एएमटी क्रेडिट ऑफ 2 लाख। इसके पास एएमटी क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड कितना है 2 लाख का। कैन द फर्म, अब पहले का इसका ब्रॉड फॉरवर्ड एएमटी क्रेडिट बचा हुआ है, यानी कि इस साल अगर उसका रेगुलर टैक्स ज़्यादा है और उसका एएमटी कम है तो डेफिनेटली अपना एएमटी क्रेडिट यूज़ कर सकता है। तो लास्ट ईयर का इसमें लिखा है इट हैज़ अ ब्रॉड फॉरवर्ड एएमटी क्रेडिट ऑफ 2 लाख। तो करंट ईयर में आप देखो इसका रेगुलर प्रोविजन से टैक्स ज़्यादा आ रहा है, तो आप 18,40,000 से एएमटी क्रेडिट लेस ज़रूर कर सकते हो, बट आप उतना नहीं लेस कर सकते सो दैट योर टैक्स लाइबिलिटी गोज बिलो 18 लाख। तो यहाँ पे मैक्सिमम एएमटी क्रेडिट विच कैन बी यूटिलाइज्ड इज 40,000 सो दैट योर टैक्स लाइबिलिटी डजेंट गो बिलो योर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो यहाँ पर आपकी 40,000 यूज़ हो जाएगी एंड जो बैलेंस आपका 1.6 लाख बचेगा। 2 लाख में से 40,000 यूज हो जाएगा, बैलेंस 1.6 लाख जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर द 15 असेसमेंट ईयर्स। ठीक है, तो यही पूरा आपको प्रॉपर अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना था। द एएमटी क्रेडिट कैन बी एडजस्टेड द ईयर इन विच द लायबिलिटी ऑफ द taxpayer to whom the provision of AMT applies but the normal provision is more than the AMT.
In this case, the liability as per the normal provision is 18.4 lakh and AMT liability is 18 lakh. Liability as per normal provision is more than liability as per AMT, and hence the firm can adjust the AMT credit. The set-off of the brought forward AMT credit shall be allowed in the subsequent year to the extent of the difference between the tax as per the normal provision and the AMT liability. Thus, after set-off of the AMT credit, the liability of the firm cannot be less than the liability of AMT. In this case, the liability as per AMT is 18 lakh, and hence after claiming set-off of AMT credit, the liability cannot be less than 18 lakh. 18 lakh से कम का liability नहीं हो सकता after claiming set-off of AMT credit. Hence, out of the credit of 2 lakh, the firm can claim credit of 40,000 and the balance credit of 1.6 lakh can be carry forward to the next year. वो next year जो है वो आपका credit carry forward हो सकता है. Done, guys? नेक्स्ट December 22 ओल्ड सिलेबस. ये बेसिकली है तो TDS का सवाल. ठीक है, ये TDS TCS का सवाल है बेटा. बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया, चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लो. TDS TCS का सवाल है ये. Examine the liability for tax deduction as source in the following cases for the assessment year this. आपको TDS का liability पूछा है. A notified infrastructure debt fund eligible for exemption under section 10 of the Income Tax Act pays interest of 6 lakhs to a company incorporated in Netherlands. यानी कि ये जो डेट फंड है ये बेसिकली इंटरेस्ट पे कर रहा है. तो यहां पर हमने 194 LB पढ़ा था, इंटरेस्ट पेड बाय डेट फंड. द नेदरलैंड्स कंपनी इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 24,000 फॉर अर्निंग सच इंटरेस्ट, उससे मतलब नहीं है. Fund also pays interest of 4 lakh. This fund pays 4 lakh interest to Mr. Karan, who is a resident in a notified jurisdictional area. Guys, हमने पढ़ा था कि 194 LB के हिसाब से यहाँ पे 5% TDS डिडक्ट होता है when the infrastructure debt fund pays to the investor. Similarly, when this same payment is made to a resident located in NJA, तो यहाँ पे 94 अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे 30% का जो है TDS रेट एप्लीकेबल हो जाएगा. ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ इसमें सबका सब में सेस भी ऐड हो जाएगा. दैट इज 5% में आपको 4% ऐड करना पड़ेगा, यानी 5% का 4% कितना हुआ, 0.2% हुआ सर. ठीक है, तो यहाँ पे 5.2% बेसिकली यहाँ पे TDS डिडक्ट होगा और यहाँ पे 31.2% जो होगा TDS डिडक्ट होगा. तो एज पर 194 LB TDS वुड बी डिडक्टेबल एट 5% प्लस सेस ऑन द ग्रॉस इंटरेस्ट पेड टू द पेड बाय द फंड टू द इन्वेस्टर. Therefore the TDS would be कितना, 6 lakhs के ऊपर आप अपना रेट अप्लाई कर देंगे. तो 6 lakhs के ऊपर 5.2% which is 31,200. In case the notified infrastructure debt fund pays interest to a person who is a resident of NJA, 94A section will apply. Accordingly, TDS will be deductible at the rate of 30% plus cess, that is instead of 5%. Therefore the tax will be 4 lakh का, या करण को 4 lakh का पेमेंट हुआ तो 4 lakh का 31.2% which is 1,24,800. Similarly, second part में आते हैं. Lucky Limited, an event management company, organized a concert of international artists in India. Lucky Limited एक इंटरनेशनल एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल आर्टिस्ट का इंडिया में. इन दिस कनेक्शन इट एंगेज द सर्विस ऑफ एन ओवरसीज एजेंट. इसी वजह से वो एक ओवरसीज एजेंट्स के सर्विस ले रहा है, मिस्टर मार्शल फ्रॉम द US, टू ब्रिंग आर्टिस्ट टू इंडिया. कि अब आर्टिस्ट इंडिया में लेकर आओ, मैं यहाँ पर एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ. ही कॉन्टैक्टेड द आर्टिस्ट एंड नेगोशिएटेड विद देम फॉर परफॉर्मेंस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द अथॉरिटी गिवन बाय द कंपनी. कंपनी ने उनको अथॉरिटी दिया कि तुम आर्टिस्ट से बात करके उनको कन्विंस करो कि वो इंडिया में परफॉर्म करे. ही डिड नॉट टेक पार्ट इन एनी इवेंट ऑर्गेनाइज इन इंडिया. वो इंडिया में नहीं आता, वो कोई इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है. द कंपनी पेड द पेमेंट ऑफ कमीशन इक्वलेंट टू 2 lakhs टू दिस ओवरसीज एजेंट. नाउ लेट मी टेल यू, दिस ओवरसीज एजेंट डिड नॉट कम टू इंडिया, दे हैव नॉट गिवन एनी सर्विसेज इन इंडिया. तो ये जो कमीशन इनकम है ना, ये ओवरसीज एजेंट के हाथ में इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, सेक्शन 195 बात करता है, इट इज बेसिकली अ गवर्निंग सेक्शन ऑफ TDS where the payment is made to non-resident and the liability to deduct TDS is only arising when the income paid to that non-resident is chargeable to tax in India. An overseas agent of an Indian company operates in his own country and no part of this income accrues or rise in India.
His commission is actually remitted directly to him and is therefore not received by him in India. The commission paid to the non-resident agent for services rendered outside India is therefore not taxable in India. Since the commission income for contacting, negotiating artist non-resident who remains outside India is not subjected to tax in India, there is no liability for TDS. It is assumed that the commission was remitted to Mr. Marshall outside India. यहाँ पे लिखा नहीं है बट हम assume कर रहे हैं कि commission income उसको इंडिया के बाहर ही पे किया गया, hence no TDS is required to be deducted, hence since such income is not taxable in India. ठीक है, ठीक है गाइस, नेक्स्ट आओ। ये देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। अब मैं आपको आईसीआई स्टडी मटेरियल में लेके चल रहा हूँ। ये था आपका पीटीपी दिसंबर 22। इसके पहले एक बार आईसीआई के स्टडी मटेरियल के कुछ अच्छे सवाल अपने आओ प्रैक्टिस करते हैं। बीटा एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है। बीटा एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है engaged in the development of software and providing IT enabled services through two units. One is located in SEZ in Noida. Operations commenced to 1st April 12 से एक SEZ में है and the other is located in non SEZ यानी कि DTAA, that is domestic tariff area, DTA sorry. The particulars relating to the previous year are as follows. Total turnover क्या है यूनिट का? टोटल टर्नओवर है 300 लाख, 210 लाख एसईजेड से, 90 लाख डीटीए से। तो आपका जो टोटल टर्नओवर है पूरे कंपनी का वो हो जाएगा 300 लाख। एक्सपोर्ट टर्नओवर एसईजेड से 150 लाख है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव हो ऑन और बिफोर 30 सितंबर। डीटीए यूनिट से 50 लाख है, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर हो गया टोटल 200 लाख। प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया एसईजेड में 50 लाख, डीटीए यूनिट में 40 लाख, टोटल प्रॉफिट हो गया कंपनी का 90 लाख। ठीक है। अमाउंट डेबिटेड टू पीएल एंड क्रेडिटेड टू एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट इज 20 लाख। तो यहां पर आपको याद होगा प्रॉफिट्स जो कि ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, टू एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस वो है 20 लाख। ठीक है। Considering the firm has no other income, compute the tax liability of the firm for the assessment year by integrating, analyzing and applying the relevant provision. थोड़ा ध्यान देना 10AA होगा ना तो यहाँ पे AMT भी लग जाता है सर। 10AA अगर एप्लीकेशन होता है तो यहाँ पे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स यानी कि 115JC भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है। तो पहले हम नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से इनकम निकालो, उनका डिडक्शन निकालो, उनका टैक्सेबल इनकम निकालो। तो सबसे पहले सर अपने को ये डिसाइड करना है कि इस पूरे केस में अपने को टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकालना है पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है। अपने को टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालना है पार्टनरशिप फर्म का। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डू इट। तो यहाँ पे प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है, प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है गाइस। पहले देखो प्रॉफिट जो डेबिटेड है, अमाउंट डेबिटेड टू पीएल क्रेडिटेड टू एसईजेड। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दो, इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 12 से, तो फर्स्ट 5 इयर्स, नेक्स्ट 10 इयर्स, फिर नेक्स्ट 5 इयर्स। तो 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 खत्म हो गया। 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 भी खत्म हो गया। तो सर अब ये बेसिकली लास्ट का 15th ईयर में जो 15 इयर्स का स्पैन है 10 to 11 to 15 ये उस वाले टाइम फ्रेम में है। तो वहाँ पे 50% ऑफ द प्रॉफिट्स आर अलाउड एज डिडक्शन बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना अमाउंट उसने एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में डाला है। तो अब बताओ जो प्रॉफिट्स जिसमें डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा तो ये 20 लाख तो डेबिट हुआ उसमें ना, तो इसको तो आप एड बैक करेंगे। तो प्रॉफिट ऑफ एसईजेड आफ्टर एडिंग द एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व ये हो जाएगा 50 + 20 70 लाख प्लस प्रॉफिट ऑफ नॉन एसईजेड यूनिट। अब नॉन एसईजेड यूनिट का जो डीटीए का प्रॉफिट है वो है 40 लाख। तो टोटल अपना कितना प्रॉफिट हो गया? 110 लाख का अपना
प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये अपना बेसिकली बिजनेस इनकम बोल सकते हैं हम। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को डिडक्शन निकालना है 10AA में। तो डिडक्शन कैसे निकालेंगे, SEZ का प्रॉफिट लेंगे, तो SEZ का प्रॉफिट लेंगे, इसी का ET लेंगे और इसी का TT लेंगे, राइट। इसी का ET लेंगे और इसी का TT लेंगे। तो SEZ का प्रॉफिट कितना है, 70 लाख, 50 + 20, इसका इंटू 150/210 कर देंगे। तो ये हो गया मेरा 50 लाख का डिडक्शन, ठीक है। अब ये 50 लाख आपको डिडक्शन नहीं अलग होगा, इसका आपको 50% मिलेगा, तो इसका 25 हो गया आपका। लेकिन आपने प्रॉफिट्स कितना ट्रांसफर किया, 20 लाख ही ट्रांसफर किया, तो 25 और 20 विच एवर इज लोअर उतना का डिडक्शन आपको मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब 25 जितना आपका 50% आ रहा है, और जो प्रॉफिट्स आपने मैक्सिमम उतना ही, क्योंकि ये 11 से 15th ईयर है, तो आपको मैक्सिमम रिडक्शन कितना मिलेगा, 20 लाख का ही मिलेगा सर। तो 110 - 20 विल गिव यू हाउ मच, 90 लाख। तो ये अपना टोटल इनकम हो गया सर। अब आपको इस पर टैक्स अगर निकालना है, ये पार्टनरशिप फर्म है, तो इस पर 30% टैक्स निकाल दीजिए। तो 30% ऑफ 90 लाख विच गिव यू 27 लाख। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म को सरचार्ज देना पड़ता है 12% अगर टोटल इनकम 1 CR क्रॉस किया। तो यहाँ पे कोई टोटल इनकम 1 CR क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पे आप सीधा सेस लगा देंगे। तो 27 लाख पे 4% सेस, तो हो गया आपका 1,08,000। तो टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज कितना हो गया, 28.08, 28,08,000 टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज हो गया, 28,08,000, ठीक है, डन। बोलो। अब यही चीज अपने AMT करे तो बहुत सिंपल होगा, टोटल इनकम तुम्हारे पास आ गया गाइस। अब तुमको 10AA वाला जो तुमने डिडक्शन दिया है 90 में से तुमने 20 ऐड बैक कर दिया, 90 में तुमने 20 ऐड बैक कर दिया, तुम्हारा प्रॉफिट आ गया 110। उसके ऊपर तुम्हें 18.5% एडजस्ट करना है। तो टैक्स इज 18.5% ऑफ दिस 110, तो 110 का 18.5% विच इज कमिंग टू 20.35। अच्छा ध्यान रहे, जब एडजस्टेड टोटल इनकम आपका 110 है, मतलब वो 1 करोड़ से ऊपर हो गया, और मोर देन 1 करोड़ हो गया, तो आपको पता है यहाँ पर 12% सरचार्ज लगेगा, कम नहीं है। 12% चार्ज लगेगा अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। तो यहाँ पे आपका सरचार्ज 12% लग गया ऑन दिस 20.35, तो आ गया 2.442। उसके ऊपर फाइनल अमाउंट पे 4% सेस आ गया, तो 0.912, तो फाइनल आपका आंसर आएगा 23.704। तो आपका मिनिमम है, और ये तो आपका मैक्सिमम है। तो डेफिनेटली योर AMT, your normal provision is more than your AMT, therefore the total income will be payable as per the normal provision only, that is 28,08,000। ठीक है, बट AMT निकालना ज़रूरी था यहाँ पर, क्योंकि AMT से ही आपको पता चलेगा कि आपने किस तरीके से जो है आपकी ऑल्टरनेटिव वे में इनकम निकाली जा सकती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, देखिए अपने आप एक बार देखिए। T&Q are individuals, age 28 years and 30 years। T&Q इंडिविजुअल है 28 एंड 30 ईयर्स के, हु कॉन्स्टिट्यूट एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, AOP ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। फॉर द अकाउंटिंग ईयर दिस द PL अकाउंट ऑफ द बिजनेस आपको दे दिया है, सेल्स दे दिया है, डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज दे दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूटेड दे दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4250, रेम्यूनरेशन जो पार्टनर को दिया गया है वो है TQ, मतलब बेसिकली मेंबर्स, इंटरेस्ट जो दोनों को दिया गया वो यहाँ पर दिया है, अदर एक्सपेंस, GST, पेनल्टी, नेट प्रॉफिट, ये सारे फिगर्स किस में है, थाउजेंड्स में है, डन। अदर एक्सपेंस में क्या क्या है, ये 3 एक्सपेंस है। रिस्ट वॉच कॉस्टिंग 2500 ईच वर गिवन टू 12 डीलर्स हु हैड एक्सीडेड द सेल्स कोटा प्रिस्क्राइब्ड अंडर प्रमोशन स्कीम। तो ये बिजनेस एक्सपेंस है, ये लव होगा, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे अपने। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 6000 to PF for the month of November was paid on 14th of January next year. तो yes, 43B allows the payment to be done by return filing due date, तो definitely this is also allowed under 43B, इसका भी कोई adjustment नहीं करेंगे। 30,000 was paid in cash to an ad agency for publicity, ये 48(3) में क्या हो जाएगा, डिसअलाउ, इसको अपने डिसअलाउ कर देंगे 30,000 का।
जीएसटी पेनल्टी एड बैक हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग जीएसटी पेनल्टी वॉज पेड ऑन 15 अक्टूबर। पेनल्टी हमेशा एड बैक होता है सर। पेनल्टी वॉज इम्पोज फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, कुछ भी हो पेनल्टी इज एन ऑफेंस, पेनल्टी ऑफेंस के लिए उसके ऊपर आपको हमेशा डिसअलाउंस किया जाएगा। टी एन क्यू इज अ मेंबर फॉर दिस ईयर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दोनों का दे दिया है आपको। टोटल इनकम पहले एओपी का पूछा है और फिर आपको टैक्स इम्प्लीकेशन पूछा है दोनों इंडिविजुअल मेंबर का। तो एओपी का अपने टोटल इनकम निकाल लेते हैं। तो एओपी का सबसे पहले तो देखो यहाँ पर अदर सोर्स भी दिख रहा है और कैपिटल गेन भी दिख रहा है, ठीक है। तो पीजीबीपी निकाल लो पहले। पीजीबीपी स्टार्ट करेंगे 524.3 यानी अमाउंट इन थाउजेंड है यहाँ पे, तो 524,300 हो जाएगा क्या। तो 524.3 इंटू 1000, तो 5,24,300 अपना नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 524,300। इसमें आप ऐड क्या करेंगे, आप पेनल्टी को ऐड करेंगे। पेनल्टी कितना है, 39,000 आपका पेनल्टी है, तो जीएसटी पेनल्टी आपने ऐड कर दिया। इंटरेस्ट को आप ऐड कर देंगे 48.3 और 35.7, तो आपका 84,000 का जो इंटरेस्ट है वो आपका ऐड बैक हो जाएगा। सिमिलरली आप रेमुनरेशन को ऐड बैक कर देंगे 130 और 170, ठीक है। अब रेमुनरेशन को ऐड बैक कर दिए 130 और 170, तो ये हो गया आपका 3 लाख। 3 लाख आपने ऐड बैक कर दिया। यहाँ पे 30,000 कैश में 48.3 में डिसअलाउ हो जाएगा। एड एजेंसी को आपको कैश में दिया है 10,000 से ज़्यादा, तो आप यहाँ पे 30,000 को भी ऐड बैक कर देंगे। तो चारों को ऐड बैक करने के बाद जो आपका फाइनल अमाउंट बचता है वो आपका 4,53,000 बचता है। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना है 524,300, उसमें आप ऐड करेंगे 4,53,000, आपका फाइनल अमाउंट आएगा 9,77,300। अब इसमें जो पीएल में क्रेडिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6,40,000 और आईएफओएस डिविडेंड इनकम 25,000, ये आपको लेस करना पड़ेगा। तो 640 25 हो गया आपका 665, ये आप लेस करेंगे और फाइनली आपका जो पीजीबीपी इनकम आएगा वो आएगा 3,12,300। तो अब ये 3,12,300 को यहाँ पे टैक्सेबल कर दिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कर दिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्स कर दिए। तो अल्टीमेटली और टोटल इनकम इज 9,77,300, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पर अगर आपका एओपी का इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर एओपी डेफिनेटली एमएमआर में टैक्स होगा। तो अगर एओपी का इनकम एमएमआर में टैक्स होगा ना, तो मेंबर्स का जो शेयर होगा फ्रॉम एओपी दैट विल नॉट बी टैक्सेबल, ठीक है, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। तो टैक्स implication in the hands of members. Members of the AOP have to pay tax on the total income taking into account all the savings investments. Since one of the members has total income excluding the share from AOP more than the basic exemption limit, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर जो अपने डिसअलाउ किए हैं आपका यहाँ पर 130 और 170, ठीक है, ये हो गया आपका 3 लाख, ये हो गया आपका 3 लाख। सिंस वन ऑफ द मेंबर has total income excluding the share of AOP other than the basic exemption limit, more than the basic exemption limit, AOP will be charged to tax at MMR। मतलब एक मेंबर का जो इनकम आ रहा है, आई रिपीट, एक मेंबर का जो इनकम आ रहा है, मतलब अगर आप 340 640 भी करते हो तो यहाँ पे आपका 320 और 320 आपका जो होगा ये AOP का इनकम है, अदर सोर्सेज का इनकम है। फिर आपका फाइनली जो टोटल इनकम आ रहा है वो आ रहा है 3,12,300 पीजीबीपी का इनकम है, ठीक है, ये आपका पीजीबीपी का इनकम है। तो आपको बेसिकली शेयर निकालना है एओपी से, और एक जन का बीएल से ज़्यादा आ रहा है तो एओपी एमएमआर पे टैक्स होगा। एंड सिंस एओपी इज टैक्स एट एमएमआर द शेयर ऑफ द इनकम फ्रॉम मेंबर इट इज़ नॉट टैक्सेबल। तो बेसिकली जो मेंबर्स का शेयर है वो टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे एओपी ऑलरेडी ज़्यादा रेट पे टैक्स दे रहा है, दैट इज़ एमएमआर। तो एओपी के शेयर के ऊपर जो मेंबर्स को रिसीव हो रहा है दैट विल नॉट बी टैक्सेबल एज पर सेक्शन 86। तो एओपी से यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया सर। लगभग सेम ही है एडजस्टमेंट जैसे अपने बाकी सारे सवाल में करते हैं। ये आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से मैं आपको करवा रहा हूँ। ये सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। Victory Polyfibers, a partnership firm, has earned a gross total income of 300 lakhs in the year ended this. Victory Polyfibers, a partnership firm, एक partnership firm है, इसने GTI कमाया 300 लाख का। The firm had not undertaken any international transaction. फर्म ने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं किया।
द अबव इनकम इंक्लूड्स अ प्रॉफिट ऑफ 220 लाख। ये जो 300 लाख का इनकम है इसमें 220 लाख का प्रॉफिट इंक्लूडेड है फ्रॉम एन अंडरटेकिंग हैविंग अ टर्नओवर ऑफ रुपीज 80 करोड़। उसका टर्नओवर कितना है? उसका टर्नओवर है 80 करोड़ का। दिस इज द फिफ्थ ईयर, तो यहाँ पे 100% मिल जाएगा। एंड डिडक्शन अंडर ATIA इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 200 लैक्स। ध्यान देना, 80 का टैक्स हॉलिडे बोल दिया 200 लैक्स, और आपका GTI कितना है 300 लैक्स का। There are some gray areas in the taxation workings and NSSC is completing to file the return of income on 7 December, जो कि ड्यू डेट से बाहर है। After seeking clarification from tax experts, advise the firm by working out the total income and tax payable whether where the return is filed on 31st October और whether same, क्योंकि आपको पता है अगर ये टैक्स हॉलिडे क्लेम करेगा तो उसको टैक्स हॉलिडे तभी मिलेगा जब ये रिटर्न टाइमली फाइल करेगा। वी नो सेक्शन 80AC। ठीक है, ओके। What is the practical solution as regarding obtaining clarifications which might or might not have an impact on the total income? You may ignore interest while making the computation in support of your advice. So we know as per section 80C, while computing total income of SSC, any deduction is admissible under section 80IA. Such deduction shall not be allowed unless a return is filed under 1 section 39 on or before the due date. Since the turnover of the partnership firm, यहाँ पे turnover कितना है? यहाँ पे टर्नओवर दे दिया है 80 करोड़। सिंस द टर्नओवर एक्सीडेड द प्रिस्क्राइब लिमिट इट वुड बी सब्जेक्टेड टू टैक्स ऑडिट। इन दिस केस द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विल बी 31 अक्टूबर। तो यहाँ पे अगर फर्म रिटर्न टाइमली फाइल कर देता है 31 अक्टूबर में, तो आपको पहले फर्म का टोटल इनकम टैक्स निकालना है और उसका AMT भी निकालना होगा, क्योंकि सर यहाँ पे 80 आई है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर है, GTI 300 लाख दिया है और इसका डिडक्शन 200 लाख दिया है। तो 300 लाख हो गया GTI लेस डिडक्शन 200 लाख हो गया, आपका टोटल इनकम 100 लाख हो गया। फर्म है और इसकी टर्नओवर जो है तो यहाँ पे इसका टैक्स लायबिलिटी स्ट्रेट अवे 330% हो जाएगा। तो 100 लाख है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो सरचार्ज लगता। तो यहाँ पे 30 लाख आपका टैक्स हो गया, प्लस 4% सेस ऐड कर देंगे 1.2 लाख, 31.2 आपका टैक्स प्लस सेस हो जाएगा, टैक्स प्लस सेस। अब यहीं पे आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे निकालना पड़ेगा। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कैसे निकालेंगे? आपको जो 300 लाख का GTI दिया है, ध्यान देना, यहाँ पर आपको बताया है कि डिडक्शन भी आप ATI में 100% क्लेम करेंगे -200 का। तो यहीं पर आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप 100 लाख का जो टोटल इनकम क्लेम कर रहे हो, आप इसमें 200 लाख ऐड कर दोगे, तो बेसिकली आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर AMT में आप टैक्स पे कर रहे हो, मतलब डिडक्शन को आप इग्नोर कर दो, तो 300 लाख की आपका इनकम हो गया। इस पे आप 18.5% निकाल देंगे, 300 लाख के ऊपर 18.5% आएगा 55.5। नेचुरली कोई सरचार्ज नहीं है, क्यों? सॉरी, यहाँ पे सरचार्ज है क्योंकि टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। तो 300 लाख हो गया 3 करोड़, तो 1 करोड़ से ऊपर है, तो ये स्ट्रेट अवे 50.5 के ऊपर आपको 12% सरचार्ज ऐड करना है, उस टोटल के ऊपर 4% सेस ऐड करना है, तो आपका AMT डेफिनेटली ज़्यादा आ रहा है। तो AMT तो आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज योर रेगुलर इनकम टैक्स इज लेस देन AMT। द adjusted total income shall be deemed to be the total income and it shall be liable to income tax, therefore the tax payable would be 64.65 lakh। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि टैक्स पेबल तो मेरा यही है सर। अब क्रेडिट कैसे निकालेंगे आप? आपको पता है आपका रेगुलर टैक्स कितना है 31.2 और ये आपका 64.65। तो जो डिफरेंस आएगा टैक्स का, दिस यू विल बी कैरी फॉरवर्ड अगेंस्ट योर फ्यूचर ईयर्स, मतलब ये आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट योर रेगुलर टैक्स। लेकिन अगर फॉर्म लेट हो गया रिटर्न फाइल करने में, अगर फॉर्म लेट हो गया रिटर्न फाइल करने में, तो सर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, इट वुड बी अ बिलेटेड रिटर्न। As per ATC, deduction will not be available. In such circumstances, GTI would be the total income, that is 300 लाख, और बाकी 300 लाख है तो फिर रेगुलर प्रोविजंस तो बहुत हाई हो जाएंगे। आप 3 करोड़ के ऊपर 300 लाख है तो उसका 30% हो गया आपका 90 लाख, फिर अगेन इसका 12% सरचार्ज हो जाएगा, फिर अगेन इसका 4% सेस हो जाएगा, तो आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी डेफिनेटली ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू AMT। तो 104.832 विल बी योर टोटल tax liability. Therefore, firm is advised to file the return before 31st October. ठीक है, सो इट्स टैक्स लाइबिलिटी विल स्टैंड रिड्यूस्ड टू दिस मच एज अगेंस्ट दिस। अगर वो रिटर्न लेट फाइल करेगा तो उसका टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगा क्योंकि डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट अगर रिटर्न टाइमली फाइल करेगा तो उसको AMT ही पे करना पड़ेगा और उसको जो है 64.65 लाख विल बी एज अगेंस्ट दिस। ठीक है,
Further, it would be eligible for tax credit of AMT under 115JD to the extent of 33.45. Therefore, the firm is advised to file the return on or before 31st October. ठीक है. So this was the third question. अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. ये तो बहुत बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, कर लेते हैं इसको अच्छे से. PQR LLP, a limited liability partnership, sets up a unit in SEZ. तो SEZ आते हैं 10AA आ जाएगा. 1924 production of washing machine. Unit fulfill all the condition of 10AA. It also during 23-24 it also has a warehousing facility in district for Tamil Nadu. ये हो गया 35 AD, देखते ही आ गया दिमाग में. It fulfill all the condition of 35 AD. Capital expenditure है 75 लाख का, तो 75 minus 10 65 लाख का आपको डिडक्शन मिल जाएगा. Warehouse became operational from current year and the expenditure of 75 lakh was capitalized in the books of accounts. SEZ से इतना प्रॉफिट आया. एक्सपोर्ट टर्नओवर रिसीव्ड विद इन 6 months, ये भी आपको एक्सपोर्ट टर्म में इंक्लूडेड है. डोमेस्टिक टर्नओवर है, तो टोटल टर्नओवर कितना हो गया 100 lakhs. प्रॉफिट हो गया 40 lakhs. एक्सपोर्ट हो गया 80 lakhs. अच्छा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बिफोर कंसिडरिंग द डिडक्शन अंडर 35 AD, ये आपको अलग से दे दिया है. तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, पीजीबीपी इनकम निकालना है. पहले एसईजेड वाला काम खत्म करते हैं. एसईजेड का प्रॉफिट है 40 lakhs. अब आपको इसमें से डिडक्शन चाहिए. तो आपको पता है गाइस कि यहाँ पर अपने पीजीबीपी में वेयर हाउस जो है एसईजेड में अपने टोटल पहले वो कर लेते हैं कि आपका, क्योंकि 10AA का डिडक्शन आपको जीटीआई के बाद मिलेगा. तो आप पहले क्या किया, एसईजेड का प्रॉफिट निकाल लिया. एसईजेड का प्रॉफिट दिया हुआ है 40 लाख. वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दिया है 1 करोड़ 5 लाख और आपको यहाँ पे 65 लाख मिलेगा, ये अपने को भी पता है. तो 1 करोड़ 5 लाख माइनस 65 लाख हो गया आपका 40 लाख और, तो 80 लाख हो गया आपका बेसिकली जीटीआई. अब आप 10AA का डिडक्शन दोगे. 10AA का डिडक्शन बहुत सिंपल है. 40 लाख को 80%, 40 लाख आपका प्रॉफिट है. एक्सपोर्ट टर्नओवर है 80 लाख और 100 आपका जो है टोटल टर्नओवर है. ठीक है, ये आपका है टोटल टर्नओवर. दिस इज योर टोटल टर्नओवर. ओके, तो यहां पर जो है अपन अपना इनकम निकाल लेते हैं एक बार. पहले प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट है आपका 40 लाख. तो डिडक्शन कितना निकालेंगे आप, 40 लाख इंटू 80/100. अब थोड़ा ध्यान देना है कौन सा ईयर है. 1920 में आपने एसईजेड सेटअप कर लिया, करेक्ट. तो 1920, 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24. करेंट ईयर अपना 24-25 है. तो ये हो गया अपना 6th ईयर. तो 6th ईयर में आपको 50% डिडक्शन मिलेगा, 50%. तो 40 लाख का आपको 80% यानी कि 32 लाख का 50% यानी कि 16 लाख आपको डिडक्शन मिलेगा. टोटल इनकम आपका कितना आ रहा है, टोटल इनकम का आ रहा है आपका 64 लाख. ठीक है, तो 80 लाख माइनस 16 लाख, 64 लाख आपका टोटल इनकम आ रहा है. अब अगर आप मान लो रेगुलर प्रोविजंस में हो तो आप कंपनी हो, राइट. एलएलपी हो तो एलएलपी के ऊपर स्ट्रेट अवे 64 लाख के ऊपर आप 30% टैक्स निकालोगे, उसके ऊपर 4% सेस ऐड करोगे और फाइनली आपका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा 19,96,800. अब अपने एएमटी कैलकुलेट करते हैं. एएमटी कैलकुलेट करने के लिए जो भी टोटल इनकम आया था ना आपका, उसमें आपको ऐड बैक करना है. एक तो 35 AD ऐड करना है और एक आपको 10AA ऐड करना है. ध्यान रहे, जो 35 AD ऐड बैक करना है तो उस पर डेप्रीसिएशन भी आपको कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे 65 लाख आपका क्या था, वेयर हाउस था. तो 65 लाख का आपको 10% क्लेम मिलेगा 6.5 लाख का. तो आप ऐड क्या करोगे, 16 लाख ऐड करोगे, ठीक है, और 65 लाख ऐड करोगे और 6,50,000 बेसिकली आप यहाँ पे लेस करोगे. तो आप अपना ऐड जो करोगे उसी से लेस कर दोगे. ठीक है, तो 65 लाख और लेस 6.5 लाख, ये नेट एडिशन हो गया आपका 35 AD में 58.5 लाख का बिकॉज ऑफ दिस डेप्रीसिएशन. यहाँ पे आपने 16 लाख ऐड कर दिया तो 80 + 58 हो गया 1 करोड़ 38 लाख 50. इसका 18.5%. ध्यान रखिए, एडजस्टेड टोटल इनकम है, यही आपका टोटल इनकम माना जाता है एएमटी में. तो आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर होते ही आपको सरचार्ज 12% लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपका टैक्स आ गया एएमटी 25,62. डेफिनेटली एएमटी ज़्यादा लग रहा है. सरचार्ज आ गया 12% एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, 4% सेस ऐड कर दीजिए. फाइनली आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है 29,84,509. इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 29,84,510 में. ठीक है, डेफिनेटली यू विल पे 29,84,510 एंड योर एएमटी क्रेडिट विल बी
19,96,800 को अब यहाँ से माइनस करके योर एएमटी क्रेडिट विल बी 9,87,710। तो टैक्स लायबिलिटी जो आपका एएमटी का है उससे आप माइनस करेंगे रेगुलर प्रोविजंस एंड यू विल बी गेटिंग एएमटी क्रेडिट। चलिए जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर, चलिए एक बार खुद से ट्राई करिए। Mr. Harish, age 66, running business as a proprietor, furnishes the particulars of his income for the year ended this. Net profit 3,65,500 का है from the wholesale business of textiles and fabrics. Arrived at after charge of following expense, personal traveling expense को add back करना है. Purchase of furniture of shop on this of 25,000 पर charge on shop को add back करना है और depreciation इसमें claim कर लेना है 10%. ठीक है, depreciation claim कर लेना है. He owns a house with 2 floors. 2 floors है, constructed with financial assistance of HDFC, out of which ground floor is used by him for self-use, SOP है, and first is let out, तो ये LOP है from April. The municipal tax paid for the whole house ये आपको basically divide करना पड़ेगा. Interest paid for this is 52, ये भी divide करना पड़ेगा. Both are ended, तो हाफ हाफ करके बहुत easy HP का आपको यहाँ से पूछा गया था. He deposited insurance premium on the life of self इतना, wife, son and daughter, repaid housing loan and paid this much by credit card for health insurance. तो यहाँ पे इसका एज 66 है तो 80D में 50,000 तक का ये डिडक्शन क्लेम कर सकता है. LIC ये डिपॉजिट कर अपने लिए, वाइफ के लिए, सन डॉटर अलाउड है, पूरा कोई दिक्कत नहीं है. टोटल आपको ATC में डिडक्शन मिल जाएगा. हाउसिंग लोन का टोटल भी आपको ATC में मिल जाएगा. ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख है. तो सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी चेक कर लो. सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन आपका 50% है. इंटरेस्ट का क्लेम ले लो बस. इंटरेस्ट कितना है, 52 है, तो 26,000 आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा, तो -26 हो गया. लेट आउट पोर्शन आपका 8500 पर मंथ, तो 8500 इंटू 12, 1,02,000 आपका लेट आउट पोर्शन है. उसके बाद आप म्यूनिसिपल टैक्स लेस करेंगे 2500, तो आधा करेंगे 1250 नेट NAV होगा 1,0750. 1,0750 पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, और उसके बाद जो बैलेंस इंटरेस्ट ऑन ओन होगा वो होगा 26,000. तो यहाँ पे आपका नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा 44,525. 44,525 और 26,000 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 18,525. ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट आपका PGBP आपका नेट प्रॉफिट कितना है, 3,65,500. 3,65,500 जो है उससे आप ऐड बैक करेंगे ये अपना दो खर्चा 12,750 एंड 25,000 आप ऐड बैक कर देंगे. तो आप ऐड बैक करने के बाद फिर आप माइनस भी करेंगे डेप्रीसिएशन, जो मैंने आपको बताया था 25,000 पे 10% आपको डेप्रीसिएशन मिल जाएगा. तो आपका फाइनल PGBP इनकम आ गया 4,750 और 18,000 हो गया आपका HP का टोटल. तो फाइनली आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ गया इतना. ATC मैंने आपको बताया था, ये सब चीज का टोटल कर देंगे आप 12,500, 13,500, ठीक है, फिर 28,000 और हाउसिंग लोन है 50,000. तो टोटल आपका ATC आ रहा है 1,04,000. तो पूरा 1,04,000 मिल जाएगा. ATD पूरा 50 मिल जाएगा, क्योंकि 50 से ज़्यादा आप ले नहीं क्लेम कर सकते बिकॉज यू आर अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन. तो 50,000 आप ले लिए, तो 1,54,000 का आपने ATC ATD मिला के क्लेम ले लिया. टोटल आपका फाइनल इनकम आएगा 262,575. ठीक है, आपको बोल दिया यू हैव शिफ्टेड आउट. तो आपका टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा, आपका टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा बेसिकली 0, क्योंकि यहाँ पे आपको रिबेट भी मिल जाएगा. ठीक है, और क्योंकि आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हैं तो डेफिनेटली आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हो जाती है 3 लाख की. तो यहाँ पे आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है इनकम, तो डेफिनेटली यू आर नॉट इवन लायबल टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, बिकॉज आपका इनकम जो है वो बिलो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है सर. ठीक है, तो ये था अपना 100% डिस्कशन ऑफ असेसमेंट ऑफ नॉन कंपनीज. हम नेक्स्ट क्लास में कंपनीज का असेसमेंट स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जैसे टॉपिक्स का डिस्कशन होगा कि मैट कैसे कैलकुलेट करना है, बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है. मैट में भी, कंपनी में भी दो तरह के असेसमेंट होते हैं, 115 JP वर्सेस रेगुलर प्रोविजंस. अगर आप मैट फॉलो आपको करना ही पड़ेगा, मैट फॉलो, बुक प्रॉफिट कंप्यूट करना ही पड़ेगा. उसका एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म होता है, उसमें कुछ ऐड बैक करना है, कुछ लेस करना है, बस वो चीज़ आपको माइंड में रखना है सर. ठीक है,
सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। आशा करता हूँ कि आपको एक प्रैक्टिस सेशन से कॉन्फिडेंस आ रहा है और आप बहुत अच्छे से जो है अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करते हुए अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से क्लियर करोगे। थैंक यू सो मच, मिलता है आप लोग से नेक्स्ट सेशन में। सारे सेशंस को कंटिन्यूसली वॉच करते रहिए। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।